इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो जो करंट में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस है, भारतीय संविधान है, उस संविधान से पहले भी एक भारत में संविधान को निर्मित किया गया, प्रस्तुत किया गया, जिसका नाम है नेहरू रिपोर्ट। और ये 10 अगस्त 1928 यानी 1928 10 अगस्त 1928 ईस्वी को जारी हुआ था। तो ये कैसे जारी हुआ और इसके क्या फीचर हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो भारत में एक साइमन कमीशन आया था और उस साइमन कमीशन के सभी मेंबर्स यूरोपीय थे या कहें कि अंग्रेज थे। भारतीयों को साइमन कमीशन में नहीं शामिल किया गया क्योंकि कहा गया कि भारतीयों में आपसी मतभेद है और उनको लेकर कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। इस बात को लेकर रैमसे मैकडॉनल्ड ने भारतीय नेताओं को यह एक प्रकार से आवाहित किया गया कि यदि भारतीय नेताओं में ऐसी क्षमता है, जो इंडियन लीडर्स हैं उनमें अगर कोई ऐसी क्षमता है कि वह अपने देश के लिए एक संविधान बना ले, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना ले, जिसमें सभी कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं, सभी समुदाय के जो लोग हैं, वो सभी सहमत हो जाएं। तो रैमसे मैकडॉनल्ड ने जो ये चेतावनी दी थी, इसे एक्सेप्ट करते हुए भारत के पंडित मोतीलाल नेहरू ने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण की प्रक्रिया के लिए प्रयास किया। अंतरिम बैठक बुलाई गई और उसमें मोतीलाल नेहरू सहित 8 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया गया, यानी 8 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई। और इस कमेटी के जो चेयरमैन हैं, यानी जो अध्यक्ष हैं, वो पंडित मोतीलाल नेहरू को बनाया गया। और इस कमेटी को काम सौंपा गया कि वह भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी एक संविधान का निर्माण करेंगे, जिसे कमेटी ने 10 अगस्त 1928 को बनाकर प्रस्तुत किया और इसे हम लोग नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। नेहरू रिपोर्ट की कुछ विशेष बातें थी, कुछ उसके फीचर्स थे, उनके बारे में जानना है। जैसे इस नेहरू रिपोर्ट में भारत को एक डोमेनियन स्टेट घोषित करने की बात की गई, यानी कहा गया भारत एक डोमेनियन स्टेट होगा जो अपने देश के अंदर के सभी मामलों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेगा या स्वतंत्र रूप से अधिकार लेगा, यानी कंप्लीटली इंटरनल सेल्फ गवर्नमेंट को संचालित करेगा। सेकेंड, यहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की गई। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस, यानी ऐसे लोग जो वयस्क हो चुके हैं उन सभी को सामूहिक रूप से मत करने या वोट देने का भी अधिकार दिया गया। स्वतंत्रता और समानता के अधिकार, स्वतंत्रता व समानता के अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी एंड लिबर्टी, ठीक है ना। अल्पसंख्यक जो थे उन अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार प्रदान किए गए, यानी राइट टू माइनॉरिटीज, राइट टू माइनॉरिटीज। नेक्स्ट कहें तो फंडामेंटल राइट्स, यानी कि भारतीयों के लिए पहली बार भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, इसी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इस संविधान में अगर कोई बात स्वीकार नहीं की गई तो वह बात थी पृथक निर्वाचन प्रणाली। ये पृथक निर्वाचन प्रणाली एक ये सिस्टम था जिसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसे हम लोग कहते हैं मतलब सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम। तो ये सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम आया कब था? तो 1999 में अंग्रेजों ने भारत के मुसलमानों के लिए ये सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम को लागू किया था, जिसके तहत मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था होती है या अलग से चुनाव कराने की व्यवस्था होती है।
ठीक है। इस व्यवस्था को इस नेहरू रिपोर्ट में स्वीकार नहीं किया गया, यानी भारतीय इस कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को शामिल नहीं किया गया। परिणाम क्या हुआ कि जो वही कहा गया था कि भारतीयों में आपसी मतभेद है और उस मतभेद के कारण उन्हें साइमन कमीशन में नहीं लिया गया, यहाँ भी वही मतभेद खुलकर बाहर आया और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा इस प्रथा को, इस सिस्टम को लागू रहने देना चाहिए और इस नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट उन्होंने अपना 14 फार्मूला यानी 14 सूत्रीय फार्मूला उन्होंने घोषित किया, यानी अपना अलग से 14 सूत्रीय मांगों को उन्होंने प्रस्तुत किया या यहाँ पर घोषित किया। ठीक है, तो हम लोग देखें कि जो पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो कैसे बना और उसके क्या क्या फीचर थे। अब हम लोग आगे चलते हैं, जिसमें देखेंगे कि हमारा संविधान का निर्माण किसने किया और उस संस्था का गठन कैसे। तो आगे आते हैं। तो अब हम अपने संविधान की बात करें तो इसके बाद इस संविधान के भारत के लिए एक नए संविधान की मांग के लिए समय समय पर यह मांग होती रही कि भारत के संविधान निर्माण हेतु एक संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। लेकिन यह मांग स्वीकार कब हुई? जब 1942 में 1942 में भारत में कैबिनेट मिशन आया, तो इसने अपने प्रपोजल में यानी अपने प्रस्ताव में यह स्वीकार किया कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन हेतु एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा का गठन होगा। समझ आ गया? एक क्वेश्चन आपसे बन गया, कभी भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान निर्माण हेतु जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी मांग को कब एक्सेप्ट किया गया या कहाँ स्वीकार किया गया। सॉरी, इसकी डेट याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन में कुल बात की गई कि कैबिनेट मिशन में बताया गया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा उस असेंबली में कुल कितने मेंबर होंगे? 389 सदस्य या 389 मेंबर होंगे। अब ये जो 389 सदस्य हैं ये अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग प्रकार से चुने हैं। तय किया गया उस समय 11 ब्रिटिश प्रोविजंस थे यानी 11 ब्रिटिश प्रांत थे। 11 यानी 11 ब्रिटिश प्रांत थे और कहा गया कि इन ब्रिटिश प्रांतों से कुल 292 सदस्य चुने जाएंगे, यानी इतने मेंबर यहाँ से इलेक्ट किए जाएंगे यानी ब्रिटिश प्रोविजन से। दूसरा, उस समय चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे और इन चीफ कमिश्नरी स्टेट से कुल 4 मेंबर इलेक्ट किए जाएंगे, यानी कि इनका चुनाव होगा या इलेक्शन किया जाएगा। इलेक्शन के लिए भी व्यवस्था की गई कि पर 10 लाख जनसंख्या पर एक मेंबर चुना जाएगा, ठीक है ना। अगला है, कहा गया कि जो यहाँ पर देसी रियासत थे, देसी रियासत मतलब नेटिव स्टेट थे, उन सभी नेटिव स्टेट से 93 मेंबर क्या किए जाएंगे? मनोनीत किए जाएंगे, यानी इस रियासत का जो क्राउन होगा, जो राजा होगा, वह अपने 93 सदस्यों को भेजेगा, उनका इलेक्शन नहीं होना था। तो इस प्रकार से 389, ठीक है ना, कैंडिडेट्स इलेक्ट किए जाने थे। अब इन दोनों का चुनाव होना है और इनके चुनाव हुए तो 26 जुलाई 1946 को इलेक्शन कराए गए या चुनाव कराए गए
और इस इलेक्शंस के पश्चात इस 26 जुलाई 1946 को जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के परिणाम स्वरूप कुल 389 सदस्यों को इलेक्ट किया गया, चुना गया। ठीक है ना। इसमें दो कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। 2 या 3 क्वेश्चंस हैं, इनको आप हटा देते हैं, इसको हटाकर तीनों के बारे में बताते हैं। जो यहाँ पर 389 मेंबर चुने गए, कितने? 389। इनमें से 3 क्वेश्चन बहुत अधिक आते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर थे, राजनेता थे, उन राजनेताओं में कौन ऐसा सदस्य था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं बना? तो एक नाम याद रखना है, हमारे महात्मा गांधी जी। ठीक है ना। महात्मा गांधी जी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। सेकंड पूछा जा सकता है कि हमारे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी महिलाएं थी? ठीक है ना, ये याद है। ये क्या है? कौन सदस्य नहीं था पूछा गया, तो महात्मा गांधी नहीं थे। दूसरा पूछा जाए कि इसमें कितनी महिलाएं थी, कि महिलाओं की संख्या 15 यानी 15 थी। अगला पूछा जाता है, संविधान सभा में जितने मेंबर इलेक्ट हुए उसमें से एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति के लोग कितने थे? तो उनकी संख्या 33 थी। ठीक है ना। ये सामान्य है, बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। ये 3 क्वेश्चन, कौन सदस्य नहीं बना? महात्मा गांधी। महिलाएं कितनी थी? 15। और एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कितने मेंबर्स थे? 33। ठीक है। एक चीज और याद है, ये 389 सदस्य जब चुने गए तो था 1946, लेकिन अगस्त 1947 में भारत का विभाजन हुआ, अलगाव हुआ। विभाजन के बाद भारत अलग हो गया और पाकिस्तान अलग हो गया। तो विभाजन के बाद इसमें से अगर कहें तो कितने सदस्य, कितने मेंबर संविधान सभा के बचे थे? तो याद रखना है, विभाजन के पश्चात संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या है वो 299 यानी 299 थी। ओके। अब चलते हैं हम लोग संविधान सभा की बैठकों के बारे में बात करते हैं। संविधान सभा की बैठक से बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, तो आते हैं संविधान सभा की बैठक। पहली चीज जानना है कि जो संविधान सभा की बैठकें हुआ करती थी वह कहाँ आयोजित होती थी? तो आपको याद रखना है, संविधान सभा की बैठकें दिल्ली यानी दिल्ली में आयोजित होती थी। ठीक है ना। अब फर्स्ट मीटिंग अगर देखें तो संविधान सभा की जो फर्स्ट मीटिंग है, पहली मीटिंग है, वो 9 दिसंबर 1946 को। इस बैठक का जो या इस मीटिंग की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो यह है कि जब हमारे 389 मेंबर्स चुन लिए गए तो उनकी जो पहली मीटिंग होनी थी, उस मीटिंग का लीडर कौन होगा, चेयरमैन कौन होगा? यह चेयरमैन तो बैठकर ही डिसाइड होना था कि अपने मेंबर्स में से एक चेयरमैन बनेगा, जिसे हम लोग अध्यक्ष कहते हैं, प्रेसिडेंट भी कहते हैं। ठीक है ना। तो पहली बार जो बैठक हुई उसमें हम लोग टेम्परेरी चेयरमैन बनाए, यानी अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया। अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए, और ये अस्थायी अध्यक्ष किस आधार पर बनाए गए कि इन 389 सदस्यों में जो सबसे बुजुर्ग मेंबर हैं, यानी जिसकी आयु सबसे ज्यादा है, उन्हें इसका टेम्परेरी चेयरमैन यानी कि अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और वो व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो
तो सच्चिदानंद सिन्हा थे जो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य चुने गए। अब इस सभा में काम क्या हुआ कि इस सभा में यह तय किया गया कि हमारे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष कौन होगा या चेयरमैन कौन होगा। तो नाम तय किया गया, चुनाव इलेक्शन के बाद तय हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस संविधान सभा के अध्यक्ष होंगे। तो इसकी जो सेकंड मीटिंग है, वह जो है 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई और इसके स्थायी अध्यक्ष, ओके, मतलब यहाँ टेम्परेरी प्रेसिडेंट हैं और यहाँ परमानेंट प्रेसिडेंट है। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की या इसके जो है इसका नेतृत्व किया। अब थर्ड मीटिंग के बारे में जानते हैं। थर्ड मीटिंग है, ये भी 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई। इस मीटिंग की जो सबसे खासियत है, सबसे बड़ी चीज है कि थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन की जो थर्ड मीटिंग है, यानी कि जो तीसरा अधिवेशन हुआ या तीसरी बैठक हुई, उस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान निर्माण हेतु प्रस्तावना, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु प्रस्तावना यानी कि प्रम्बिल को प्रस्तुत किया। और इस प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान की कुंजी। यानी इस प्रस्तावना, इस प्रम्बिल में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये बताया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला है, हमारा जो संविधान बनने वाला है, उसके कौन कौन से फीचर होंगे, यानी कौन कौन सी विशेषताएं होंगी, वह इस प्रम्बिल में बताया गया या इस प्रस्तावना में बताया गया। और इसी आधार पर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण की जो बात है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी बनाकर इसे हम आगे शुरू करेंगे। आज यहीं तक। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।